आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं पिछला एक डाउट जो हमने पिछली क्लास में दिया हुआ था होमवर्क, और वो क्वेश्चन है रेंज ऑफ एफ एक्स इक्वल टू 16 माइनस एक्स सी 2x माइनस 1 प्लस 20 माइनस 3x सी 4x माइनस 5। एनसीआर की प्रॉपर्टीज बताई गई थी कि अगर एनसीआर का केस बनता है तो हमें क्या क्या कंडीशन लेनी है, एन ग्रेटर देन ज़ीरो, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो और एन ग्रेटर देन और इक्वल टू आर। तो 3 कंडीशन इसमें बनेंगी और 3 कंडीशन इसमें बनेंगी, और फिर उनका इंटरसेक्शन ले लेंगे, और उसमें से हमको ये भी ध्यान रखना है कि ये सारी वैल्यूज़ जो है वो इंटीजर में आनी चाहिए। हमें इंटीजर वैल्यू ही लेनी है क्योंकि एनसीआर में जो वैल्यू एनसीआर की होती है एन और आर की, वो भी इंटीजर होती है, और एनसीआर की वैल्यू भी इंटीजर वैल्यू ही आती है। तो हमने इसमें कंडीशन लगाना स्टार्ट किया। तो 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो, तो 16 माइनस एक्स हमने क्या किया, सबसे पहला काम ग्रेटर देन ज़ीरो। 16 माइनस एक्स, क्योंकि ये एन है और ये जो नीचे लिखे हुए हैं ये आर है, एनसीआर के फॉर्मेट में है। तो 16 ग्रेटर देन एक्स यानी एक्स लेस देन 16, एक तो हमको ये ध्यान रखना है। दूसरा क्या है, आर ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो 2x माइनस वन ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। और n ग्रेटर देन और इक्वल टू आर में बनेगा 16 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 2x माइनस वन, तो 16 प्लस वन 17 ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x, यानी x की वैल्यू 17/3 से कम होनी चाहिए। अब 17/3 से कम होनी चाहिए, तो इसको इंटीजर में क्या आएगी वैल्यू, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 5 पॉइंट समथिंग आएगी कि नहीं आएगी। बस इतना सा हमको आइडिया होना चाहिए, बाकी और कोई ज़रूरत नहीं खास। उसके बाद दूसरे में ज़रा दूसरे का देखते हैं, एनसीआर का सेकेंड वाले का। तो 20 माइनस 3x ग्रेटर देन ज़ीरो, तो यहाँ से बन गया 20 ग्रेटर देन 3x, तो x की वैल्यू आ गई लेस देन 20/3, यानी 6 पॉइंट समथिंग। यही तो हुआ ना, 6 पॉइंट समथिंग। उसके बाद दूसरा 4x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू ज़ीरो, तो x की वैल्यू 5/4 से बड़ी, एक ये आ गया। और एक आ जाएगा 20 माइनस 3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4x माइनस 5, तो यहाँ से बन जाएगा 25 ग्रेटर देन और इक्वल टू 4 और 3 7x, तो x लेस देन और इक्वल टू 25/7, जिसकी वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। यहाँ तक बात क्लियर हो गई। तो हमें इन्हीं में से इन्हीं सबका इंटरसेक्शन लेना है। ये जितनी हमारे पास 6 कंडीशन आई है, एक ये हो गई, ये हो गई, एक ये 5 से कम होना चाहिए, एक कह रहा 1 से बड़ा, इसकी वैल्यू क्या हुई 5.4, का मतलब हो गया 5/4 का मतलब कि 1 से बड़ी होनी चाहिए, और ये कह रहा है कि 3 से भी 3 या 3 से छोटी होनी चाहिए। इसकी वैल्यू भी यहाँ पर लिख दो, इसकी वैल्यू 1 पॉइंट समथिंग आएगी। तो अब इन तीनों को देख के, बल्कि इन 6 कंडीशंस को देख के आपको कोई आइडिया नहीं हो रहा कि x की इंटीजर वैल्यू क्या होनी चाहिए। सबसे कम वैल्यू क्या कह रहा है, ये कह रहा है 1/2 से बड़ा होना चाहिए, ये कह रहा है 1 से बड़ा होना चाहिए, या 1 के इक्वल हो जाए या 1 से बड़ा हो जाए, और कोई कंडीशन एक, अच्छा ये भी कह रहा है कि 6 से जो है 6 से छोटा होना चाहिए, ये भी तो कंडीशन ही तो है, ये भी, ये x की वैल्यू लेस देन 6। तो अब बताओ जरा क्या ले लिया जाए x की वैल्यू। 6 से छोटा होना चाहिए, 5 से छोटा होना चाहिए, और एक कह रहा है कि 3 से भी छोटा होना चाहिए, मैक्सिमम 3 होना चाहिए, और एक कह रहा है कि वैल्यू 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। दूसरा कह रहा है कि 4x माइनस 5 है अगर, तो x की वैल्यू 5/4 यानी 1 से बड़ी होनी चाहिए, 1 या 1 से बड़ी। दूसरा कह रहा है 1/2 से बड़ी होनी चाहिए। तो इनको सबको देख के हमें क्या आइडिया हो रहा है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इंटीजर वैल्यू x की क्या होनी चाहिए।
बोलो भाई। वन पॉइंट फाइव से बड़ी, ये कह रहा है वन पॉइंट समथिंग है ये वन नहीं है, ये लिखा है वन पॉइंट। जैसे मान लो अगर एग्जैक्ट भी निकालना चाहो तो क्या आएगी, 1.5, 4 वन जा 4 हो गया, तो 10 हो गया, यहाँ पे 1 बचा तो 4 टू जा 8 और 2 बचा। 1.25 से बड़ी, यानी 1 तो हो ही नहीं सकती ना। एक कह रहा है 1/2 से बड़ी, एक कह रहा है कि 1.25 से भी बड़ी होनी चाहिए। तो 1.25 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, ये 6 हमारे पास आ गए, 1 2 3 4 5 6, ये 4 है, ये 5 है और ये 6 है। इन 6 का सबका हमें इंटीग्रेशन लेना है, सॉरी इंटरसेक्शन लेना है। 1 2 3 4 5 6, इन सबका इंटरसेक्शन चाहिए हमको जो सबको सेटिस्फाई करे। वो एक्स की वैल्यूज़ क्या क्या होंगी भाई, एक सीधी सी बात है, एक कह रहा 1/2 से बड़ा हो, एक कह रहा 1.25 से बड़ा हो। तो 1 से भी बड़ा, 1.25 से बड़ा इंटीजर क्या होगा, 2 से ही तो स्टार्ट करोगे। तो एक तो सबसे छोटी वैल्यू 2 ले सकते हो, फिर क्या 3 भी ले सकते हैं, इंटीजर लेना है तो 2 3 4 5 ढूंढते चले जाओ, 3 ले सकते हो। ये कह रहा है कि 3 या 3 से छोटा होना चाहिए, ये लास्ट वाली जो कंडीशन है, ये देखो यहाँ लिखा है कि नहीं, ये एक्स की वैल्यू 3 पॉइंट समथिंग से छोटा होना चाहिए। तो 3 तो ले ही सकते हैं ना। अब क्या 4 ले सकते हो क्या, अगर आपने 4 ले लिया तो क्या ये 6 वाली इक्वेशन सेटिस्फाई हो पाएगी, नहीं। तो जब 4 ही नहीं हो पा रहा तो फिर 5 6 के बारे में सोचना ही बेकार है, फिर वो तो हो ही नहीं सकते। इसका मतलब x की सिर्फ दो वैल्यूज हम ले सकते हैं, 2 और 3। तो इसका मतलब डोमेन क्या आ गया इसका, अगर कोई हमसे पूछता कि भाई डोमेन इसका क्या होगा, तो डोमेन x बिलोंग्स टू क्या हो जाता है, यहाँ पर 2 2 3, वो भी करली ब्रैकेट के अंदर। ओपन इंटरवल में नहीं रखोगे, ओपन इंटरवल में रख दिया तो कहोगे कि 2 और 3 के बीच में हो गई, ये 2 से 3 के बीच में, तो ये गलत है, ये रॉन्ग है, इसको नहीं रखना इस तरीके से। ठीक है ना, ये गलत बात हो जाएगी। बात समझ में आ रही क्यों गलत हो गया ये, क्यों, क्योंकि 2 से 3 के मिड में और 2 से 3 के मिड में तो इनफाइनाइट नंबर होता है। हमें तो x की वैल्यू इंटीजर वैल्यू लेनी है, सिर्फ इंटीजर वैल्यू। तो फिर ये आ जाएगा हमारा डोमेन। अब उसके बाद रेंज हमें निकालनी, तो रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू। तो जब x की वैल्यू 2 है तो y की वैल्यू क्या होगी, क्या था हमारे पास, 16 माइनस एक्स सी 2x-1 प्लस 20 माइनस 3x सी 4x-5। यहाँ पर x की वैल्यू 2 रख दो सब जगह पर। तो 16 माइनस 2 सी 2 2 ज़ा 4 माइनस 1, 20 माइनस 3 सी 4 2 ज़ा 20 माइनस 3 इंटू 3 इंटू 2 रख रहे हो, 2 रख रहे हो ना, तो 6 हो गया। और 4 2 ज़ा 8 माइनस 5। तो इसको सॉल्व करो ज़रा, बताओ क्या वैल्यू आ रही है। 16 माइनस 2 हो गया 14, 14 सी और 4 माइनस 1 3, 14 सी 3 प्लस 20 माइनस 6 14 सी 8 माइनस 5 फिर 3 हो गया। हाँ, तो 14 सी 3 की वैल्यू निकाल दो और उसका डबल कर दो, बस आंसर आ जाएगा। एक तो रेंज ये हो जाएगी, और एक बार x की वैल्यू 3 भी रख दो, तो जरा y में इसी में x की जगह 3 रखो। तो 16 माइनस 3 सी 3 2 जा 6 माइनस 1 प्लस 20 माइनस 6, नहीं 3 3 जा क्या हो जाएगा 9, 3 रख रहे हो ना, तो 3 3 जा 9 सी 4 3 जा 12 माइनस 5। तो ये कितना हो गया, 16 माइनस 3 13 सी 5 प्लस यहाँ 20 माइनस 9 11 सी 7। बस इन दोनों की वैल्यूज़ आप निकाल दीजिए और यही रेंज हो जाएगी हमारी। y बिलोंग्स टू, दो ही रेंज आ जाएंगी, एक तो आ जाएगा 2 टाइम्स 14 सी 3 कॉमा दूसरा क्या हो जाएगा 13 सी 5 प्लस 11 सी 7। अब ये तो एनसीआर के फॉर्मूले से आप निकाल ही सकते हैं, इसमें तो कोई प्रॉब्लम है नहीं।
और अगर निकाल लिया है तो बताओ क्या आएगा। एनसीआर का फॉर्मूला ही लगाना है। फर्स्ट का चलो रीचेक कर लेना एक बार, गड़बड़ है कुछ। चलो वो तो हो जाएगा, उसकी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो कर लेंगे आप लोग बाद में भी। अब आगे की बातें करते हैं कुछ और। तो हमने जो पढ़े थे फंक्शंस, वो कौन कौन से फंक्शन हो गए थे हमारे। एक हमने ग्रेटेस्ट इंटीजर पढ़ लिया था और एक लीस्ट इंटीजर पढ़ लिया था, याद है। ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर फंक्शन हम कर चुके हैं। अब हमारे पास जो फंक्शन बचा था, जो हमारे पास अब फंक्शन बचा था वो कौन सा था। एक फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन था और एक सिग्नम फंक्शन था, ठीक है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर और लीस्ट इंटीजर तो हम कर चुके हैं, तो अब एक थोड़ा सा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बारे में बात कर लेते हैं जल्दी से, फिर आते हैं उनके क्वेश्चंस में कि उनके क्वेश्चन किस टाइप के पूछे जाते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को किससे डिनोट करते हैं, कुछ याद है। लिख लेते हैं चलो। अब फंक्शन f सच दैट r टेंडिंग टू 0, 1। हाँ, करली ब्रैकेट में इसको डिनोट करते हैं, बिल्कुल सही है। f सच दैट r टेंडिंग टू 0, 1 डिफाइंड बाई, इसको किससे डिफाइन करते हैं, एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। यही होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, इसको हम करली ब्रैकेट ऑफ एक्स से डिनोट करते हैं। इज कॉल्ड, कौन सा फंक्शन होता है ये, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन मतलब अगर x कोई है वैल्यू, तो उसमें से अगर इंटीग्रल पार्ट आप हटा दीजिए तो जो फ्रैक्शनल पार्ट बचेगा वही हो जाएगा फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन। जैसे मान लो मैं बोलूँ कि भाई 10, ये जो है, पहले तो इसका एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, इम्पॉर्टेंट है ये, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फॉर्मूला हो जाएगा x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ठीक है। दूसरा और क्या होगा इसमें, कि अगर हम इसकी वैल्यू निकालें तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या हो जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस इंटीजर x क्या हो जाएगा, x। तो ये वैल्यू हो जाएगी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है हमको एक तो। अच्छा, दूसरी चीज़ इसका और ध्यान रखना है, डोमेन और रेंज। तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा, खैर ये ऊपर मैंने लिख दिया है। तो डोमेन और रेंज क्या होगा इसका, x की क्या क्या वैल्यूज़ आप रख सकते हैं यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में x की जगह पे। हाँ, रेंज जो है वो 0 से 1, 1 में ओपन इंटरवल हो जाता है, इसका मतलब 1 कभी नहीं होगा, क्योंकि 1 अगर हो गया तो वो तो इंटीजर हो जाएगा। लेकिन एक ऐसा वैल्यू भी हो सकता है कि डोमेन क्या हो जाएगा, डोमेन जो है वो x बिलोंग्स टू r हो जाएगा, और रेंज जो है वो y बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, क्लोज्ड इंटरवल में 0 और ओपन इंटरवल में 1। यानी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू अगर हमसे कही जाए तो वो 0 से 1 के मिड में ही रहेगी, कभी भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू
इससे ज़्यादा या इससे कम नहीं हो सकती है। हमें ध्यान रखना है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो होता है वो 0 से 1 के मिड में ही लाई करेगा। 0 पे क्लोज्ड भी हो सकता है, क्योंकि ऐसा भी होगा कि इंटीजर होगा तो इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है, 0 होता है। लेकिन 1 कभी नहीं होगा, 1 होने पे तो वो तो इंटीग्रल वैल्यू दे देगा, फिर उसमें कुछ होगा नहीं फ्रैक्शनल। तो 1 से कम होगा, जैसे 1/2, 1/3, 1/4 ये सब करते हैं ना हम लोग, तो वो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में आते हैं। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कह दिया कि भाई 10.98 है, ऐसे दे दिया हमने 10.98, 10.98 अगर दिया हुआ है, इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा, 0.98। यही तो होगा ना, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x होता है। फॉर्मूला होता है फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन इक्वल टू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो यहाँ पर जब आप रखोगे 10.98, तो ये क्या बन जाएगा, x की जगह पे 10.98, 10.98 माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 10.98। 10.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, 10 हो जाएगा कि नहीं। 10.98 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 10 हो जाएगा, और 10.98 से जब 10 को हटा दोगे आप तो क्या बचेगा, 0.98। तो ये सब सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं थी हमको, ये हमको सीधे समझ में आता है कि जो फ्रैक्शनल पार्ट है पॉइंट में जो है, जैसे मैं कहता हूँ कि 2 होल 1/2 है कोई फंक्शन, तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा, तो इसका इंटीजर पार्ट क्या होगा, 2। ये कौन सा पार्ट है, इंटीजर पार्ट। और जो 1/2 है वो कौन सा पार्ट है, फ्रैक्शनल पार्ट। ठीक है, तो 2 होल 1/2 का इंटीजर पार्ट हटा दो तो दो बचेगा, वो फ्रैक्शनल पार्ट हो जाएगा। माइनस में थोड़ा सा चेंज हो जाता है, माइनस में बच्चे गलती कर देते हैं, वो आपको ध्यान रखना है। जैसे अगर मैंने बोल दिया कि भाई माइनस का कोई नंबर है, माइनस का मान लीजिए कोई नंबर है 7.08, ऐसे दिया हुआ है, तो अब बताइए इसका क्या हो जाएगा। तो अब यहाँ पर फिर रख दो इसी फॉर्मूले में, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है। अब इसको अगर किसी ने कह दिया 0.08 तो उसका गड़बड़ हो जाए, क्योंकि बाहर माइनस लगा हुआ। ठीक है ना, तो इसमें थोड़ा सा आपको ध्यान देना है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स, तो हमने यहाँ वैल्यू रख दी इसकी -7.08 इक्वल टू -7.08, और माइनस 7.08 का ये आ जाएगा माइनस का 7.08, ये x की जगह पे ये रख दिया। तो अब जरा ये बताओ, इसकी वैल्यू तो माइनस का 7.08 हो गई, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस का 7.08 की जो इंटीग्रल वैल्यू है वो क्या होगी, माइनस के 7.08 की जो इंटीग्रल वैल्यू है, तो ये -7 से -8 के मिड में लाई करेगा, तो -8 हो जाएगा ये वैल्यू। तो इसको हमने -8 रख दिया, तो 8 माइनस 7.08, तो क्या वैल्यू आ जाएगी, 8.00 माइनस 7.08, तो 10 माइनस 8 तो 2 आ गया, 9 माइनस 0 9 हो गया, और ये हो गया 0, तो 0.92 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स क्या हो जाएगा, 0.92। तो माइनस में आपको बस ध्यान रखना है। कोई प्रॉब्लम इसमें, क्लियर हो रही बात ये। उसके बाद अगर मैं पूछूं कि भाई जैसे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का डोमेन रेंज आपने बता दिया, अगर मैं इसी को 1 में कर दूं तो उसका डोमेन रेंज क्या होगा। जैसे ये तो आपने डोमेन रेंज किसका बताया, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का, ये किसका डोमेन रेंज है, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का। अगर मैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन को 1 में ले लूँ तो इसका डोमेन और रेंज क्या होगा। अगर फंक्शन हमारा एफ एक्स इक्वल टू 1 फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन हो गया, तो इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या हो जाएगी, सोचो, फाइंड डोमेन एंड रेंज।
सोचोगे तो समझ में आ जाएगा, ऐसे सोचोगे कि हमारे लिए नया है तो नहीं आएगा। फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन वो भी अपॉन में है और 1 अपॉन का केस आ गया, इसका मतलब ये वो रैशनल फंक्शन का केस हो गया p अपॉन क्यू वाला। तो p अपॉन क्यू में q क्या नहीं होना चाहिए, कभी भी 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। कितनी बार बताया जा चुका है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन में कोई भी अपॉन में हो तो अपॉन वाला कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो अपॉन वाला 0 कब नहीं हो सकता है, अपॉन यानी फ्रैक्शनल पार्ट कब 0 मिलता है, कौन कौन से ऐसे नंबर है जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0, कौन कौन से ऐसे नंबर होंगे जिनका फ्रैक्शनल पार्ट 0 आएगा। जितने भी इंटीजर नंबर होंगे, जैसे मान लो कि 2 है, 2 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा 0। अगर हम x की जगह पे 3 रख देंगे तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा 0। कोई भी नंबर रख दो x की, तो डोमेन ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा, r में से कोई भी इंटीजर हटा दो, इंटीजर हटाना पड़ेगा। सिर्फ अगर नेचुरल नंबर हमने बोला, हाँ तो इंटीजर इसीलिए तो बोला जा रहा है कि इंटीजर है तभी तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, -1 आएगा, -2 आएगा, ये सब 0 देने वाले हैं ना। अगर हमने सिर्फ नेचुरल नंबर बोला तो 1 से कहानी स्टार्ट होगी, 1 2 3 से लेके इन्फिनिटी तक। और अगर हमने z बोला तो z का मतलब हो गया इंटीजर, इंटीजर का मतलब क्या क्या वैल्यू होती है, 0 नहीं होना चाहिए, +-1 +-2 +-3 ये सब नहीं होना चाहिए, इसको बोलते हैं ना इंटीजर। तो डोमेन अब समझ में आया, r-z हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम। अब बात करते हैं रेंज की, तो रेंज क्या होगी इसकी, तो 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है, और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन की जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, अभी हमने लिखा था कि 0 से क्लोज्ड और 1 पे ओपन। तो आप जरा इसी को सॉल्व कर लो, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा, अलग अलग डिवाइड कर दो, तो 1 अपॉन 0 क्या होगा इन्फिनिटी, और इस 1 को जब 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा 1, इन्हीं को डिवाइड कर दो, 1 के अपॉन में 0 कर दो और 1 के अपॉन में 1 कर दो, तो 1 अपॉन 0 तो इन्फिनिटी हो गया, यानी मैक्सिमम इन्फिनिटी तक जाएगी। और मिनिमम कहाँ तक जाएगी 1, 1 अपॉन 1 1 होता है, लेकिन 1 में ओपन इंटरवल और इन्फिनिटी में भी ओपन इंटरवल। 1 से इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, चाहे सोच लो यहाँ पर देखो, अगर मैं यहाँ पर फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स की वैल्यू 1 अपॉन 10 रखूँगा तो वैल्यू 10 आएगी कि नहीं आएगी। अगर मैंने 1 अपॉन 1000 रख दिया, लैक्स रख दिया, काफ़ी सारे बड़े बड़े नंबर रख दिए, तो ये टेंडिंग टू इन्फिनिटी तक नहीं जाएगा। कितना भी बड़ा नंबर रखते जाओगे 1 अपॉन करके, तो वो वैल्यू बड़ी तो देगा, तो इसलिए इन्फिनिटी तक चला जाएगा। तो ये सब याद रखना है, छोटी छोटी सी चीज़ें याद रहेंगी तो आसानी रहेगी हमारी। तो ये दोनों फंक्शन तो हमें याद रखने हैं, ठीक है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स और 1 अपॉन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स। उसके बाद इसका ग्राफ का आइडिया होना भी थोड़ा ज़रूरी है हमारे लिए। ग्राफ ऑफ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन, ये भी हमने किया हुआ है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ क्या होता है। तो फार्मूला तो अभी हमने पढ़ ही लिया कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन क्या होता है, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो आप ज़रा इसका ग्राफ भी ड्रॉ कर लेते हैं। ग्राफ कैसे ड्रॉ करेंगे, हम टेबल बना लेते हैं यहाँ पर, एक x के लिए हो जाएगा और एक फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x के लिए हो जाएगा, y इक्वल टू फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। अब ज़रा देखो x की वैल्यू पहले मैं स्टार्ट करता हूँ 0 से, तो 0 से जब 1 के मिड में लोगे तो क्या होगा, फिर थोड़ी नेगेटिव भी ले लेते हैं, -1 से 0 के मिड में होगा, या x की वैल्यू -2 से -1 होगी। तो ज़रा बताते जाओ y की वैल्यू क्या होगी, y इक्वल टू क्या हो जाएगा पहले वाले में, अगर हम रखेंगे यहाँ पर तो फॉर्मूला होता है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, तो x पे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ग्रेटेस्ट इंटीजर x की जगह पे क्या रखोगे आप यहाँ पर, -2 से -1 के बीच में अगर है कोई वैल्यू तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, -2 से -1 के मिड में अगर है। अगर x की वैल्यू -2 से -1 के मिड में है तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा भाई, -2 होगा ना। तो यहाँ पे -2 रख देते हैं, तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, x प्लस 2 आ जाएगी। इसी तरह यहाँ पर जब -1 रखोगे तो x माइनस -1 आ जाएगी, यानी x प्लस 1 आ जाएगी। फिर जब यहाँ पर रखोगे तो 0 रखोगे तो x माइनस 0 हो जाएगी,
फिर जब x की वैल्यू 1 से 2 के मिड में रखोगे तो क्या आ जाएगी, y इक्वल टू एक्स माइनस वन आ जाएगा। फिर 2 से 3 के बीच में रखोगे तो x माइनस टू, ऐसे ही बढ़ता जाएगा। तो हमें कई सारे ग्राफ ड्रॉ करने पड़ेंगे इसके। तो देखो यहाँ पर हम इसको प्लॉट करते हैं। ये हमारा हो गया प्लस एक्स एक्सिस, ये हो गया माइनस एक्स एक्सिस, ये जीरो हो गया। अच्छा, y इक्वल टू एक्स का ग्राफ भी बन रहा है कि नहीं बन रहा? देखो ये y इक्वल टू एक्स का ही तो ग्राफ है। ये वाला जो बन रहा है ये y इक्वल टू एक्स का ग्राफ है। तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ कहाँ से कहाँ तक लेना है, 0 से 1 के बीच में। तो देखो यहाँ 0 हो गया, यहाँ पर हो गया 1, यहाँ पर हो गया 2, यहाँ पर हो गया 3 4, और इधर ऐसे ही -1 -2 -3। तो 0 से 1 के बीच में जो ग्राफ होता है y इक्वल टू एक्स का, वैसे तो y इक्वल टू एक्स का ग्राफ सबको पता है, ऐसे होता है। ये होता है y इक्वल टू एक्स का ग्राफ, कि नहीं? ओरिजिन से जाता है और ये 45 डिग्री बनाता है। लेकिन अब हमें कौन सा पार्ट लेना है, क्या हमें ये पूरा पार्ट लेना है? तो वो बताएगा ये कि 0 से 1 के बीच में ही सिर्फ लेना है y इक्वल टू एक्स, बाकी जगह पे लेना नहीं। तो और 0 पे क्लोज्ड है और 1 पे ओपन है, तो 0 पे क्लोज करना है तो ये हो गया, और 1 पे ओपन होना चाहिए तो ये हो गया 1 पे ओपन। यानी सिर्फ इतना ही पार्ट हमको लेना है, 0 से 1 के बीच का ये पार्ट। क्या हमको उसके पीछे या उसके आगे का पार्ट चाहिए क्या? तो आंसर होगा नहीं, तो इसको फिर डिलीट करना पड़ेगा हमको। ये हटा दिया इधर से और इसको हटा दिया, तो सिर्फ इतना पार्ट हो गया 0 से 1 के बीच में। क्लियर हो रही बात? 1 से 2 के बीच में जब लोगे तो x माइनस वन आएगा। तो y इक्वल टू, जैसे x का ग्राफ ये होता है, ये है y इक्वल टू एक्स का, तो x माइनस वन का ग्राफ भी ऐसे ही होगा। ये हो जाएगा y इक्वल टू एक्स माइनस वन का ग्राफ। इसमें से भी आगे पीछे वाला हटा दो, यहाँ पर क्लोज्ड और यहाँ पर ओपन। फिर इसी के आगे और बढ़ोगे तो 2 से 3 में ऐसे बन जाएगा, 3 पे क्या हो जाएगा, ओपन। और ये किसका ग्राफ है, y इक्वल टू एक्स माइनस टू का। इसके पीछे आओगे तो किसका बन जाएगा, अगर हम इसके पीछे आते हैं तो वो किसका बन जाएगा, तो वो बन जाएगा x प्लस वन का। फिर उसके भी पीछे आओगे तो ये क्लोज्ड और यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओपन। और ये किसका बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा x प्लस टू का। ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा, ये बन जाएगा x प्लस टू का। ये थोड़ा सा बेंड होना चाहिए ताकि ये वैल्यूज़ जो है वो इसके ऊपर जस्ट मिलनी चाहिए। जैसे ये बन रही है तो यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर क्लोज्ड, और ये, तो ये हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस टू का। इधर करोगे तो y इक्वल टू एक्स प्लस थ्री का बन जाएगा। तो फ्रैक्शनल पार्ट का ग्राफ जो है, जैसा कि हमने पढ़ा भी था कि इसकी जो रेंज होती है वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 0 से 1 के मिड में, और 1 पे ओपन होता है। तो इसलिए 1 पे जो है देखो सब जगह क्या आया है, ओपन इंटरवल आया हुआ, ये है 1, ये तो है y इक्वल टू वन। तो ग्राफ भी इसका जो है वो 0 से 1 के मिड में ही आएगा, ना तो 0 से नीचे जाएगा और ना ही 1 के ऊपर जाने वाला, और 1 पे भी 1 भी वैल्यू कभी नहीं देने वाला है। अब बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रही बात? ये तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का जो ग्राफ होता है वो ऐसे बनता है। बस हमें इसके डोमेन रेंज का आइडिया होना चाहिए। चलो अब इसके क्वेश्चंस देखते हैं, किस तरह के क्वेश्चन इसके पीछे जाते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है सॉल्व द इक्वेशन, और एक इक्वेशन गिवन है 2x इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, ये गिवन है। तो कह रहा है x की वैल्यू क्या होगी। सॉल्व द इक्वेशन का मतलब x की वैल्यू बतानी है क्या होगी जिसको ये सेटिस्फाई करे। सोचो। तो अभी हमने फार्मूला तो पढ़ा था ना, वही लगा देते हैं यहाँ पर। 2x इक्वल टू इंटीजर तो था ही, फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का फार्मूला क्या पढ़ा था अभी हमने, x माइनस, अभी तो ये पढ़ा था कि इसकी वैल्यू ये होती है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x, ऊपर अभी लिखा हुआ भी है।
फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो हमने फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की जगह रख दी उसकी वैल्यू x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर x। तो इससे तो ये कट हो गया, तो 2x इक्वल टू एक्स हो गया। तो 2x माइनस एक्स इक्वल टू 0, तो यानी x इक्वल टू 0। तो आंसर क्या हो गया हमारा? 0। अगर आप x की जगह पे इस इक्वेशन में यहाँ पर सब जगह 0 रख दें तो वेरीफाई हो जाएगा। देखो वेरीफाई कर लेते हैं। 2 इंटू 0, 0 का ग्रेटेस्ट इंटीजर, 0 का फ्रैक्शनल पार्ट, तो ये 0 आएगा कि नहीं? 0 इक्वल टू 0 हो गया सॉल्व। तो ये इजी सा क्वेश्चन था ये। और अच्छा देखते हैं थोड़ा सा और। अगर हमें डोमेन और रेंज निकालनी है, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन fx इक्वल टू लॉग के साथ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन दिया हुआ है। लॉग के साथ फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। तो लॉग हमने पढ़ा था उसको, लॉग के बारे में, तो वही सारी लॉग की प्रॉपर्टी यहाँ पर फॉलो होने वाली है। पहले तो ये सोचना है कि हम यहाँ पर x की वैल्यू क्या रख सकते हैं और क्या नहीं रख सकते हैं, वो सोचना है। क्योंकि जो नहीं रख सकते उसको हटाना पड़ेगा हमको। क्योंकि लॉग कब डिफाइंड होता है भाई? डोमेन निकालने जा रहे हैं तो लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि लॉग x अगर है तो x जो है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 होनी चाहिए। इक्वल टू 0 क्या हो सकती है? क्या यहाँ पर जो लिखा है x ग्रेटर देन 0, क्या x इक्वल टू 0 भी हो सकता है? क्या लॉग 0 डिफाइंड है? लॉग नेगेटिव का और लॉग 0 तो कभी डिफाइंड ही नहीं होता। लॉग 0 की वैल्यू तो डिफाइंड ही नहीं। तो इसका मतलब फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? 0 नहीं होनी चाहिए। अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि, हाँ बताइए। सारे रियल नंबर अगर हम रख दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, पॉजिटिव इंटीजर अगर रख देते हैं तो अगर हमने मान लो इंटीजर कोई रखा, तो मान लो 5 रख दिया, तो 5 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या हो जाएगा? 5 अगर इंटीजर है तो उसका फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? इंटीजर का फ्रैक्शनल पार्ट 0 होता है। तो लॉग 0 बन जाएगा। 6 रखोगे तो 0 बन जाएगा, 7 रखोगे तो 0 बन जाएगा, माइनस का कोई नंबर रख दोगे तो भी 0 बन जाएगा। यानी ये इंटीजर पार्ट तो होने ही नहीं चाहिए। सारे रियल नंबर में हमको कौन सा पार्ट हटाना पड़ेगा? सारे रियल नंबर में हमको इंटीजर पार्ट हटाना पड़ेगा। सारे रियल नंबर में क्या हटाना पड़ेगा? इंटीजर पार्ट। एक्स की वैल्यू क्या क्या नहीं होनी चाहिए? सारे रियल नंबर हो सकते हैं लेकिन इंटीजर हटा दो, क्योंकि इंटीजर रखोगे तो क्या बन जाएगा? 0। तो डोमेन क्या बन गया? x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट i कहो या z बोल दो, दोनों का मतलब सेम होता है। इंटीजर को ही दोनों डिनोट करता है। ये बात क्लियर हो रही है कि इसमें कोई प्रॉब्लम है? और इंटीजर अगर बोल दिया तो 0 भी चला गया, क्योंकि 0 +1 -1 ये सब चलेगा ना, तो 0 भी हट गया। तो डोमेन तो आ गया हमारा। ये बात क्लियर हो रही? थोड़ा सा सोचने के बाद फिर कहानी समझ में आ जाती है कि आंसर क्या दें हम। अब चलो दूसरे के पास चलते हैं। अब ये कह रहा है कि फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का लॉग चाहिए। तो फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन जो है वो तो 0 से 1 के मिड में लाई करता है। तो अगर यहीं पे हम दोनों तरफ लॉग लगा लेते हैं तो लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x किसके बीच में लाई करेगा? अगर मैं लॉग यहाँ पर लगा दूँ, ये फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x जो है वो 0 से 1 के मिड में लाई कर रहा है। तो अगर हमने यहाँ लॉग लगा दिया तो ये हो जाएगा log ऑफ 0 और ये हो जाएगा log ऑफ 1। तो log ऑफ 0 तो डिफाइंड ही नहीं है। तो log का ग्राफ अब याद आना चाहिए हमको कि log का ग्राफ कैसा होता है। तो याद होगा आपको log का ग्राफ कुछ ऐसे बताया गया था, y इक्वल टू लॉग एक्स। तो 0 पे क्या वैल्यू देता है? ये 0 पे, ये 0 है तो ये 0 पे क्या वैल्यू दे रहा है? ये इधर किधर जा रहा है? ये इधर माइनस इन्फिनिटी, इधर प्लस इन्फिनिटी। y की वैल्यू, ये y एक्सिस है ना, और ये माइनस y एक्सिस है, तो y की नेगेटिव में जा रहा है। ये प्लस x एक्सिस है और ये माइनस x एक्सिस है।
तो अब बता दो जरा, जीरो पे क्या दे रहा है ये, माइनस इन्फिनिटी। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके कहाँ तक जाएगा ये, माइनस इन्फिनिटी से। और अब यहाँ पर इक्वालिटी भी नहीं आएगी, क्योंकि इन्फिनिटी आ गया तो इक्वालिटी आने का चांस ही नहीं है, क्योंकि इनइक्वालिटी में आती है ना, इक्वालिटी नहीं आ सकती यहाँ पे। तो ये लो गया लॉग फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स, और लॉग वन की वैल्यू क्या होती है, ज़ीरो। तो इसका मतलब जो फंक्शन की रेंज हो गई वो क्या बन गई, एफ एक्स की जो वैल्यू है वो जीरो से माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक चली गई, ज़ीरो तक। तो माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक, और ज़ीरो पर भी ओपन इंटरवल हो जाएगा। तो रेंज ऑफ द फंक्शन y बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से लेके ज़ीरो तक। अब बताओ इसमें कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट्स हैं, ये हमको ध्यान रखने पड़ेंगे, नहीं तो गड़बड़ होगी। चलो एक क्वेश्चन और दे रहा हूँ इसी टाइप का, आप इसका आंसर बताएं फिर क्या होगा। क्वेश्चन है हमारा, फाइंड द रेंज ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ साइन फ्रैक्शनल पार्ट। कभी कभी इंटीजर फ्रैक्शन वो सब एक साथ दे देता है, तो इसका मतलब है ग्रेटेस्ट इंटीजर है, ये जिंट फंक्शन बोलते हैं, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। और ये जो करली ब्रैकेट है ये फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन है, ये दोनों एक साथ आ गए हैं। तो आपको बताना है कि इसकी रेंज क्या होगी। सोचो, 2 मिनट का ही काम है, इतना बड़ा कैलकुलेशन तो इनमें होता ही नहीं है। क्या इसमें कैलकुलेशन होगा क्या, कुछ बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको पहले फ्रैक्शनल रेंज का मतलब है y की वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से स्टार्ट करो कहानी की, फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है। अभी तो हमने लिखा था कि फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से 1 के मिड में होता है। फ्रैक्शनल पार्ट की जो वैल्यू है वो 0 से 1 के मिड में होती है, तो इसी में साइन लगा दिया हमने। तो साइन फ्रैक्शनल पार्ट कहाँ से कहाँ तक होगा, साइन 0 से लेके साइन 1 तक में, यही तो होगा। अब साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स के बाद उसका इंटीजर चाहिए, तो साइन 0 तो 0 होता है, ये सबको पता है, साइन फ्रैक्शनल पार्ट। और ये साइन 1 का मतलब क्या हुआ, 1 का मतलब 1 रेडियन से है, और 1 रेडियन का मतलब अप्रॉक्स में 57 डिग्री होता है, लगभग कह सकते हो 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, साइन 60 डिग्री होता है √3/2। तो √3/2 का मतलब 1.73/2, तो पॉइंट में आएगी वैल्यू 2.8 या समथिंग, 0.8। और फिर उसका भी क्या लेना है हमको, इंटीजर लेना है, ये लिखा ना, उसका भी इंटीजर ले लो। तो ये साइन 1 हो गया ये, और साइन 1 की वैल्यू हमने देखी कि √3/2 यानी 60 डिग्री से तो कम ही होगा। तो ये हमने ले लिया इसका इंटीजर 0, और यहाँ पर इसका इंटीजर ले लिया साइन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ एक्स का इंटीजर, और ये हो गया साइन 1। अब साइन 1 की वैल्यू जो है वो देख लो यहाँ पे, साइन 1 जो है वो कम से कम 60 से तो छोटा ही होगा, यानी साइन 60 से कम। साइन थीटा ऐसे बनता है, तो 60, ये 90 पे तो ये 1 देता है, तो 60 का यहीं पर कहीं पर होगा, तो 1 से तो कम आएगा। और 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है, 1 से कम वैल्यू आ रही, तो 1 से कम का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा, तो आंसर होगा 0। तो इसकी वैल्यू भी 0 आ रही है, तो कह रहा है कि इसकी इसकी जो रेंज है वो क्या होगी, 0 से लेके 0 तक ही तो जा रही है, इसका मतलब रेंज क्या हो जाएगी इसकी, सिर्फ फिक्स हो गई।
रेंज ऑफ एफ एक्स जो है वो फिक्स है और वो क्या हो जाएगी करली ब्रैकेट के अंदर ज़ीरो। सिर्फ आंसर एक आ जाएगा ज़ीरो, वो भी करली ब्रैकेट में। कोई प्रॉब्लम इसमें? बताओ इसमें, देखो और कहीं। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अगर इस टाइप का फंक्शन आता है तो हम कर सकते हैं। अब जरा बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की भी बात कर लेते हैं यहीं पर। सिग्नम फंक्शन क्या होता है, किससे डिनोट करते हैं? हाँ, हाँ हाँ बिल्कुल, जीरो का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होगा? तो जीरो से जीरो तक आया तो जीरो ही हुई ना वैल्यू, जीरो के इक्वल में, और जीरो से कम होना चाहिए, यानी वैल्यू तो जीरो ही हो गई थी। ठीक है, तो अब बात करते हैं फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन के बाद बात करते हैं सिग्नम फंक्शन की। कि सिग्नम फंक्शन क्या होता है, ये भी हमने पिछली क्लास में नाम इसका सुना था। इसको एस जी एन एक्स से डिनोट करते हैं, याद होगा, एस जी एन एक्स बोलते हैं इसको सिग्नम को। और ये कैसे डिफाइंड होता है, फंक्शन f such that r tending to r defined by, अगर कोई फंक्शन ऐसे डिफाइंड किया गया है, इसको एस जी एन एक्स भी बोलते हैं, एस जी एन एक्स मतलब सिग्नम एक्स। तो इसके दो वैल्यूज़ होती हैं, एक होता है फार्मूला मॉड एक्स अपॉन एक्स या फिर एक्स अपॉन मॉड एक्स, जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल ना हो, और ये ज़ीरो होता है जब एक्स की वैल्यू ज़ीरो की इक्वल हो। और इसी को सॉल्व करके जो सिग्नम ऑफ एक्स है वो सॉल्व किया गया और उसकी तीन तीन वैल्यूज़ आ गई। क्योंकि मॉड का केस आया है तो मॉड एक्स आया है, तो मॉड एक्स में एक्स जब ग्रेटर देन ज़ीरो होगा तो सिग्नम ऑफ एक्स की वैल्यू क्या होगी, मॉड एक्स का मतलब जब एक्स ग्रेटर देन ज़ीरो है तो मॉड एक्स प्लस एक्स बन जाएगा। तो एक्स अपॉन एक्स क्या बन जाएगा, वन। यानी सिग्नम की वैल्यू फिक्स है, वन आ जाएगी। ज़ीरो पे तो ज़ीरो आ जाएगी, और जब लेस देन ज़ीरो होगा तो क्या आ जाएगी, माइनस एक्स अपॉन एक्स यानी माइनस वन। यानी सिग्नम का तो वैल्यू फिक्स हो गई, तीन ही वैल्यूज़ इसकी हमेशा रेंज में मिलने वाली है। और इसकी रेंज डिसाइड हो गई कि एक्स की चाहे कुछ भी वैल्यू रखो, वाई की वैल्यू तो हमेशा फिक्स है। वाई की वैल्यू या तो वन मिलेगी या तो ज़ीरो मिलेगी और या तो माइनस वन, इनके अलावा कुछ मिलने वाला है ही नहीं। जब सारे पॉजिटिव नंबर का जो सिग्नम है वो क्या देगा, वन। सारे निगेटिव नंबर का जो सिग्नम है वो क्या देगा, माइनस वन। बात समझ में आ रही है? और जो जीरो का सिग्नम हमसे पूछा जाएगा तो सिग्नम ऑफ जीरो क्या हो जाएगा, जीरो। यानी इनकी जो डोमेन और रेंज के बारे में बात करूँ तो डोमेन क्या हो जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू, देखो ना, कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं, पॉजिटिव रखो, निगेटिव रखो, जीरो रखो, यानी सब ले लिया गया। लेकिन जो वाई की वैल्यू है वो डिसाइडेड है, जीरो वन और माइनस वन तीन ही है। तो इसका मतलब जो इसकी रेंज है, रेंज ऑफ द फंक्शन वाई बिलोंग्स टू है, वो क्या है, करली ब्रैकेट में है माइनस वन, जीरो और वन, यानी यही तीन वैल्यूज होंगी। तो सिग्नम की डोमेन और रेंज डिसाइड है। बात क्लियर हो रही है? कोई प्रॉब्लम इसमें? देखो और बताओ। अब अगर बात की जाए, अगर हमसे कोई कहे भाई सिग्नम ऑफ टू की वैल्यू आप बताइए क्या होगी, तो सिग्नम ऑफ टू की वैल्यू क्या होगी, सिग्नम ऑफ टू की वैल्यू, हाँ, सिग्नम ऑफ टू पूछे, थ्री पूछे, सिग्नम ऑफ मॉड एक्स की वैल्यू क्या होगी, सिग्नम ऑफ मॉड एक्स, इसकी वैल्यू क्या होगी, मॉड एक्स की वैल्यू जीरो भी हो सकती है और मॉड एक्स की वैल्यू वन भी हो सकती है ना। मॉड एक्स की वैल्यू तो जीरो भी हो सकती है, वन हो सकती है, टू ऐसे पॉजिटिव में हो सकती है ना। तो फिर दो वैल्यूज होंगी, या तो जीरो मिलेगा या तो वन मिलेगा। नहीं, कुछ समझ में आई बात क्या कह रहा हूँ?
सिग्नम में अगर मॉड के साथ है तो जीरो भी हो सकता है ना, क्योंकि मॉड एक्स ऐसा भी तो हो सकता है कि मॉड एक्स जीरो हो जाए। तो मॉड एक्स अगर जीरो हो गया तो फिर वो जीरो दे देगा, और मॉड एक्स अगर वन हो गया तो सिग्नम वन तो वन होता ही होता है, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर हो रही बात? यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है इसमें? बोलो। अगर मैं कह दूं कि सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स, 10 बार सिग्नम लगा दिया जाए, सिग्नम ऑफ सिग्नम एक्स, तो सिग्नम एक्स ही होगा, और उसकी वैल्यू सिग्नम एक्स की इक्वल ही होगी। ये ध्यान रखेंगे, चाहे जितनी बार भी आप सिग्नम लगा दें, जैसे चाहे जितनी बार भी आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा दें, उसकी वैल्यू पे कोई फ़र्क पड़ता है क्या? वो तो ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स की इक्वल ही होती है। वैसे ही आप सिग्नम ऑफ चाहे कितनी बार भी आप सिग्नम एक्स लगा दें, वो वैल्यू हमेशा किसकी इक्वल होगी? सिग्नम एक्स की। तो अगर मैं क्वेश्चन दे दूं कि सिग्नम ऑफ सिग्नम थ्री की वैल्यू क्या होगी? सिग्नम ऑफ सिग्नम थ्री, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्नम थ्री के इक्वल, और सिग्नम थ्री किसकी इक्वल होता है? वन की इक्वल। सिग्नम में कुछ भी हो, अगर जीरो है तो जीरो देगा, जीरो से बड़ा है तो वन देगा, जीरो से छोटा है तो माइनस वन देगा, सीधी बात, और कोई प्रॉब्लम वाली है ही नहीं बात। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने क्वेश्चन दे दिया सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये एफ एक्स दिया हुआ है। अब आपको इसका डोमेन और रेंज बताना है, क्या होगा? फाइंड डोमेन एंड रेंज। रेंज तो इसका बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि या तो माइनस वन आएगा, या तो जीरो आएगा, या तो प्लस वन आएगा। एक्स की वैल्यूज हम यहाँ पर क्या नहीं रख पाएंगे, वो आपको और सोचना है। क्या हम यहाँ पर कोई ऐसी वैल्यू है जो रख नहीं सकते हैं, जिससे सिग्नम में कोई इफेक्ट पड़ेगा? सिग्नम जब ये बना हुआ है ना, सिग्नम, इसका अगर ग्राफ यहाँ पर आप बनाना चाहें तो सिग्नम का ग्राफ मैं यहीं पे बना देता हूँ, ताकि बाद में हमें पीछे ना बनाना पड़े। जीरो पे तो जीरो दे रहा है, तो जीरो पे हमने ये डार्क कर दिया कि जीरो पे जीरो दे रहा है। जीरो से बड़ा जैसे ही आओगे तो y की वैल्यू क्या दे रहा है? ये y ही तो है, तो y की वैल्यू वन, y की वैल्यू वन का ग्राफ कैसे बनता है? यही तो होता है ना, y इक्वल टू वन। अगर मैं y इक्वल टू वन का ग्राफ बनाऊं तो ये y इक्वल टू वन है, और ये y इक्वल टू क्या है? माइनस वन है। यही तो है ना, y इक्वल टू माइनस वन। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हमें इसको पूरा नहीं लेना है। पूरा क्यों नहीं लेना है? कि उसने कहा है कि x पॉजिटिव हो, तो x पॉजिटिव का मतलब मुझे कितना पार्ट लेना पड़ेगा उसे? जीरो से बड़ा, तो जीरो से बड़ा यानी जीरो पे यहाँ पर क्या आ जाएगा? ओपन। और जीरो से बड़े में y की वैल्यू वन लेनी है, यानी सिर्फ इतना ही पार्ट लेना है। क्या हम इसके पीछे वाला पार्ट ले सकते हैं क्या? नहीं ले पाएंगे, जीरो से पीछे वाला पार्ट तो वो गया। उसके बाद जब आगे बढ़ो, इस वाले में आ जाओ, दूसरे वाले में, तो अब जब जीरो से छोटे की बात करोगे तो फिर यहाँ पर ओपन इंटरवल हो जाएगा। और अब हम कौन सा पार्ट ले सकते हैं? जीरो से कम वाला, यानी y की, ये लिखा है ना y की वैल्यू माइनस वन जब x निगेटिव हो, तो क्या हम ये वाला पार्ट ले पाएंगे? तो इधर वाले पार्ट को हमको गायब करना पड़ेगा, तो ये गया। तो ये सिग्नम का ग्राफ ये होता है, जीरो, वन और माइनस वन। कोई प्रॉब्लम इसमें? क्लियर हो रही बात? तो ये इसका ग्राफ है। बताओ भाई, कोई प्रॉब्लम यहाँ तक तो? इसकी रेंज जो है वो वन हो जाएगी। क्यों इसकी रेंज वन हो जाएगी? क्योंकि पहली बात तो डोमेन के बारे में बात करनी की, डोमेन क्या होगा, तो x की क्या वैल्यू हम नहीं रख सकते हैं? अरे भाई, x की कुछ भी वैल्यू रखो, सिग्नम तो सभी के लिए डिफाइंड होता है। देखो ना, सिग्नम तो जीरो का भी पता होता है, जीरो से छोटे का भी, जीरो से बड़े का भी। तो x की कुछ भी वैल्यू रखने के लिए हम फ्री है, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं। तो x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये हो गया डोमेन। रेंज क्या होगा? रेंज क्या होगा? अरे भाई, एक्स स्क्वायर जो है वो हमेशा जीरो से बड़ा होता है, या तो जीरो हो सकता है। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन हमेशा जीरो से बड़ा ही, वन से बड़ा ही तो होगा। जब x की वैल्यू जीरो होगी तभी वो वन हो सकता है, यानी मिनिमम वैल्यू इसकी वन ही होगी। वन से छोटा होगा क्या ये? x की चाहे कोई भी वैल्यू आप यहाँ पे रख दो, क्या वन से छोटा नंबर मिलेगा क्या?
1 रखो, 2 रखो, 3 रखो, माइनस का रख दो, -1 -2 -3। क्या ये 1 से छोटा कभी मिलेगा क्या? माइनस का भी रखोगे तो स्क्वायर हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा, और प्लस होने के बाद 1 में ऐड हो जाएगा तो और बड़ा हो जाएगा। माइनस का एक छोटा नंबर ले लो, -100, उसका स्क्वायर किया, प्लस का हो गया 100 × 100 + 1, तो काफ़ी बड़ी वैल्यू आ गई ना। यानी सबसे कम वैल्यू इसकी 1 आएगी, और 1 या 1 से बड़े का या 0 से बड़े का जो ग्रेटेस्ट जो ये सिग्नम होता है वो कितना होता है? तो इसकी रेंज फिर क्या हो गई? रेंज हो गई 1। तो डोमेन हो गया इसका x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और रेंज हो गई 1। कोई प्रॉब्लम इसमें? बोलो। अच्छा, यहीं पर अगर मैं क्वेश्चन ऐसे दे देता y = सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1 दे देता, तो क्या प्रॉब्लम आती कि वही रहता आंसर? क्वेश्चन हमारा हो गया सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर -1। तो अब इसका डोमेन क्या होगा और इसकी रेंज क्या होगी, ये सोच के बताना है। 1 मिनट का ब्रेक लेना है, सोचना है, फिर बताना है। जल्दी में गड़बड़ होता है। तो डोमेन जो है वो आर हो जाएगा, क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू कुछ भी रखो आप उसके लिए फ्री हो। एक्स की वैल्यू पॉजिटिव रखो, नेगेटिव रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो, सिग्नम सबका देता है, कोई ना कोई वैल्यू देता है। लेकिन रेंज में कैसे निकालेंगे? रेंज क्या एक्स स्क्वायर -1 है, जो ये एक्स स्क्वायर -1 है, क्या ये पॉजिटिव हो सकता है क्या ये 0 हो सकता है क्या ये निगेटिव हो सकता है क्या? एक्स की किसी वैल्यू के लिए ये पॉजिटिव हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। एक्स की वैल्यू 1 से बड़ी रखो ना, 2, 3, 4, 2.1, 2.2, 9.1, तो पॉजिटिव देगा। अगर एक्स की जगह पे 1 रख दोगे तो ये 0 दे देगा। और अगर एक्स स्क्वायर -1 निगेटिव चाहिए तो एक्स की वैल्यू 1 से कम रखो, -1 से 1 के बीच की कोई वैल्यू रख दो, तो ये हमेशा कम देगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, कि नहीं? तो इसका मतलब एक्स स्क्वायर -1 जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है, कि नहीं? पॉजिटिव, नेगेटिव एंड 0। अगर x की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव, नेगेटिव और 0 तीनों ही हो सकती, तो रेंज क्या बनेगी सिग्नम की? -1, 0 और 1, ये तो फिक्स है भाई। इसके अलावा तो कुछ है ही नहीं। -1, 0, 1 तो फिक्स है, ये तो इसको देना ही देना है। अभी भी कोई प्रॉब्लम? क्लियर हो रही बात? तो सिग्नम का केस आते ही घबराने की ज़रूरत नहीं, सिग्नम तो और इजी हो जाता है। सिग्नम कहीं किसी क्वेश्चन में आता है तो और इजी कर देता है, क्योंकि वहाँ पर रेंज जो है वो डिसाइड है, और एक्स जो है वो कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि सिग्नम तो सभी का मिल जाता है, 0 से कम, 0 से बड़ा, और 0 हो तो भी हो जाता है। y = सिग्नम ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। बताओ इसका क्या होगा जल्दी से। डोमेन क्या होगा? सबसे पहले डोमेन, तुरंत तुरंत जवाब चाहिए। डोमेन एक्स की कुछ भी वैल्यू रखो, कोई टेंशन वाली बात है क्या? तो डोमेन तो हो गया रियल नंबर। चलो रेंज बताओ। बस हमें ये देखना पड़ेगा कि ये जो अंदर वाली वैल्यू है ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है, कि किसी के लिए 0 भी हो सकती है। तो ये कैसे चेक किया जाए? किसी क्वाड्रेटिक को कैसे हम चेक करें कि इसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? क्या ये कभी हमको बताया गया है कि क्वाड्रेटिक की रेंज कैसे निकालते हैं? क्योंकि अगर इसकी रेंज पता चलेगी तभी तो हमें पता चलेगा कि एक्स की वैल्यू रखने के बाद वाई की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक क्या क्या बढ़ बढ़ के दे रही है, कहाँ तक जा रही है, क्या ये पॉजिटिव हो रहा है, क्या ये नेगेटिव हो रहा है, क्या ये 0 हो रहा है। उसके लिए इसकी रेंज निकालनी पड़ेगी। तो रेंज निकालने का कोई तरीका बताया गया क्वाड्रेटिक में, याद है? इसको परफेक्ट स्क्वायर बना देते हैं, एक्स के कोफिशिएंट का हाफ करते हैं और उसके स्क्वायर को ऐड और सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, और +1, 10th क्लास में जो मेथड सीखा था वही है ये। एक्स प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, ये बन गया यहाँ से यहाँ तक a² + b² + 2ab।
और 1 माइनस 1/4 और ये 1 तो 3/4, यानी x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 3/4। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की वैल्यू 3/4 से तो हमेशा बड़ी आएगी। कभी अगर ये 0 भी हो गया तो इसकी मिनिमम वैल्यू जो है वो 3/4 आएगी, यानी कि 0 से बड़ा है ये। इसकी वैल्यू जो है वो हमेशा 0 से बड़ी आए कि नहीं। जब ये 3/4 से बड़ा आ रहा है तो 0 से तो बड़ा है ही ऑटोमेटिकली, तो इसकी रेंज क्या हो जाएगी फिर? तो रेंज 1 हो गई, बात खत्म। कोई प्रॉब्लम इसमें हो रही है कि क्लियर हो रही है बात? चलिए, तो एक ये होमवर्क में दे देता हूँ, आप इसको ज़रूर ट्राई करें। सिग्नम ऑफ ब्रैकेट में है ln, फिर है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2। इसकी रेंज बतानी है क्या होगी। फाइंड डोमेन एंड रेंज। रेंज 1 आएगी, बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही है, ठीक है। ठीक है, तो बाकी फिर नेक्स्ट टाइम पे करते हैं, आज इतना ही करते हैं। ओके, चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट टाइम।